जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे मेरे प्यारे बहादुरों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेकर आया हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अभी तक आपने कलम कॉपी नहीं लिया है तो कलम कॉपी लेके बैठ जाइए, और जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा ना उन्हें आप नोट डाउन करेंगे, उनका प्रैक्टिस करेंगे अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो। ओके, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ओके, यानी कि वास्तविक संख्याओं से हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से संख्याओं 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा ज्ञात कीजिए। ओके, हम लोग क्या करना है, इन दो संख्याओं का मासा निकालना है, जिसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। ओके, यहाँ पर हम लोग हल लिख दिए। ठीक है, अब देखिए संख्या कौन सी दी आपकी है, तो ये दी है 135 और क्या दिया आपका है 225। ठीक है बहादुरों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बड़ी संख्या है 225 है, छोटी संख्या कितनी है 135। तो जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ क्या करते हैं, मुंह को ओपन कर देते हैं। ओके, और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रफ कार्य कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रफ कार्य। ठीक है, आइए तो क्या करते हैं हम लोग रफ कार्य में, देखो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे। ओके, ये हम लोग का रफ कार्य होता है। देखिए यहाँ पर तो बड़ी वाली संख्या कितनी है 225 है, छोटी संख्या कौन सी है 135। चलिए भाग देते हैं, कितना बढ़ जाएगा आपका, देखिए तो ये जाएगा आपका, चला जाएगा दो बार देख लीजिए, 2 5 से 10 के 0, हासिल कितना बचा आपका 1, 2 3 6, 6 1 7, हासिल कितना बचा आपका, बिल्कुल नहीं। देखिए 2 1 कम 2, ये तो नहीं गया आपका 2 बार। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 270 आ गया, यहाँ 225 है, मैंने कि 2 बार भाग नहीं जा रहा है, 2 बार भाग ले जाने पर अधिक हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर जस्ट 1 बार भाग ले जाएंगे। ठीक है, आइए तो 135 से गुना 1 पर ले जाइए, 135 गुना 1 135 आएगा। ठीक है, अब देखिए 5 में से 5 गया 0 आया। अब देखिए यहाँ पर 2 है बहुत कम, 3 घट नहीं पाएगा, हासिल लेंगे, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका 9 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 आया है, हासिल क्यों दे दिया यहाँ पर, तो 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ पर जो शेषफल आया है 90, क्या 90 को 135 से भाग दे सकता है, नहीं, क्योंकि 90 बहुत ही कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 से क्या करेंगे 135 में भाग दे देंगे। कितना बच जाएगा आपका, ए जाएगा आपका 1 बार, 90 कम 90, यहाँ पर आपका आएगा 5, 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर आपका 4। अब क्या हम लोग करेंगे, इस देखो इस 45 से हम लोग क्या करेंगे 90 में डिवाइड कर देंगे, तो 45 दुना के 90। ओके, संख्या पूरी पूरी कट गई, शेषफल कितना आपका आ गया 0। तो देखिए बहादुरों, जो शेषफल ऐसी संख्या जो कि संख्या को पूरी पूरी डिवाइड कर देती है, तो वही हम लोग क्या होता है एचसीएफ होता है। यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा आपका 45। ओके, यानी कि जो भाजक होता है वही उसका एचसीएफ होता है। ठीक है, आइए तो हम लोग यहाँ पर जिस तरह निकालने रफ वर्क ना, अब देखिए लगाएंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या कहता है ना कि यहाँ पर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ देखिए जहाँ जो आपका जो b होता है वो क्या होता है, वो हमेशा r से बड़ा होता है। और देखिए r जो होता है ये क्या होता है, ये हमेशा 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है। ओके, ये यूक्लिड विभाजन पर क्या यानी कि कहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे बहादुर, देखो ए यहाँ पर जो है क्या है भाज्य है, बी क्या है आपका भाजक है, क्यू क्या है भागफल है, आर क्या आपका है शेषफल है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या करें, देखिए इसमें क्या चाहिए आपको, इस वाले रफ वर्क में देखिए थोड़ा सा यहाँ पर
आपको भाज्य चाहिए, भाजक चाहिए, भागफल और शेषफल। आइए देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो होता है वो होता है आपका भाजक, यहाँ पर भाज्य होता है और यहाँ पर होता है भागफल और ये होता है शेषफल। यानी कि इन सबको हम लोग ले लेंगे, ठीक है, ले लेंगे तो यहाँ बनेगा आपका पहला चरण यानी कि फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ देखिए 135 है, ये भाज्य है, ये भाजक है, भागफल है, शेषफल है। यहाँ से आप ले लेंगे, ये बनेगा कितना आपका सेकेंड स्टेप यानी कि दूसरा चरण। अब देखिए यहाँ पर 90 यानी कि भाज्य ये आपका है, ये भाजक, भागफल, शेषफल। यहाँ से बनेगा आपका तीसरा चरण, ठीक है, यानी कि थर्ड स्टेप। यानी कि थर्ड स्टेप में क्या होगा आपका, यहाँ से आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। चलिए लगाते हैं हम लोग यहाँ पर चरण पहला। देखिए लिखेंगे चरण फर्स्ट। देखिए चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ भाज्य कितना आपका है, भाज्य 225 रख लीजिए, 225 इक्वल टू भाज्य कितना आपका है, भाजक 135 है, गुना भागफल कितना है आपका, तो भागफल आपका 1 है, प्लस आर कितना है, तो आर आपका दिया है 90, ठीक, कॉमा करिए। अब बताइए क्या यहाँ पर आपका जो शेषफल है 0 आया है क्या, आपका नहीं आया है। ओके, जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आपका भाजक को ऐसे नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखेंगे अब दूसरा चरण में। चलिए देखिए इसमें सेकंड चरण में भाज्य कौन सा है, तो 135 है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 135 इक्वल टू, देखिए भाजक कितना है 90, भाजक गुणे भागफल यानी कि 90 गुना कितना 1 प्लस शेषफल कितना है इसमें 45 है, तो ले लेंगे दूसरे चरण में 45, ठीक है, कॉमा। अब मुझे बताइए क्या यहाँ पर जो आपका शेषफल 0 आया है, तो कहेंगे नहीं शेषफल 0 नहीं आया है, तो अभी तक आपका एलसीएम नहीं आएगा। अब हम लोग देखते हैं चरण तीसरे को। तो देखिए यहाँ पर इस तीसरे चरण में आएंगे, देखिए यहाँ पर 90 क्या है, भाज्य है, तो ले लेंगे यहाँ पर 90 इक्वल टू भाजक कितना है 45 गुना 2 यानी कि भाजक गुणे भागफल यानी कि 45 गुना कितना आपका 2, शेषफल कितना आपका आया है 0 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। मुझे बताइए क्या यहाँ पर आपका आर 0 आया है, तो कहेंगे हाँ 0 आया है। तो यानी कि इन संख्याओं का देखिए जो भाजक होता है ना वही क्या होता है आपका एचसीएफ होता है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे करके यहाँ पर कि अतः एचसीएफ यानी कि मसा जो होगा हम लोग का 135 225 135 225 का जो मसा होगा वो कितना होगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका 45 और ये हम लोग का क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग एचसीएफ निकाल चुके हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से। ये बहुत ही आसान तरीका था, ठीक है। पहले आप रफ फॉर्म निकाल लीजिएगा, यहाँ से आपका स्टेप देखिए, ये चरण पहला आपका है तो यहाँ से चरण पहला ले लीजिएगा, सेकेंड चरण आप ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, और थर्ड चरण वैसे बनाकर आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए बहादुर सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका सेकेंड क्वेश्चन दिया है HCF 306,657 यानी कि इन दो संख्याओं का आपको HCF दिया है कितना 9। ओके बच्चों देखिए यहाँ पर जो होता है ना वो क्या होता है आपका संख्याएं होती हैं, तो ये प्रथम संख्या आपकी है, ये संख्या फर्स्ट है, ये संख्या कौन सी है सेकेंड है। ये दो संख्याओं का जो HCF है जो मसा है वो कितना है 9 है, तो एलसीएम निकालिए, किसका एलसीएम निकालिए इन दो संख्याओं का यानी कि 306 और 657 का क्या करना आपको एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब भी प्रश्न ऐसे पूछे तो उसके लिए बहुत ही आसान सूत्र है, उस फॉर्मूले से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसका एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए आइए यहाँ लिखेंगे हम लोग पहले हल, ठीक है, और सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दिया है। ओके देखिए इसमें क्या दिया बहादुर, देखिए इसमें दिया आपका है प्रथम संख्या यानी कि लिख देंगे यहाँ पर प्रथम संख्या, कितना दिया आपका है ये दिया आपका 306 कॉमा, और देखिए दूसरी संख्या यानी कि दूसरी संख्या जो दिया है वो कितना दिया आपका, वो दिया आपका 657। ओके और देखिए इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना दिया है यानी कि एचसीएफ जो दिया वो कितना दे दिया आपका, तो ये दे दिया आपका है 9 यानी कि इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ हो कितना है वो 9 है, कॉमा आपसे पूछ कर रहा है इन दो संख्याओं का लसा बताइए, यानी कि हम लोग से एलसीएम पूछ रहा है यहाँ पर, एलसीएम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यानी कि जब भी आपसे प्रथम संख्या दूसरी संख्या
एचसीएफ और एलसीएम, ऐसे अगर आपको प्रश्न कहीं मिल रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लिख देंगे यहाँ पर तो सूत्र से, और सूत्र कौन सा है देखिए यहाँ पर सूत्र आपका यहाँ पर है पहली संख्या यानी कि प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे कितना आपका एचसीएफ। ये फार्मूला होता है आपका ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। तो इसमें क्या होता है, इनमें चार, एक पद, दो, तीन, चार पद यहाँ पर है। चार पदों में से हमेशा प्रश्न क्या करेगा, आपको तीन पद आपको दिया रहेगा, चौथा पूछेगा आपसे। जैसे कि ये दोनों देकर ये भी दे देगा आपको। एचसीएफ पूछ सकता है, या तो आपको एचसीएफ दे देगा, ये दोनों संख्याएं दे देगा आपको। एलसीएम पूछ सकता है, या तो आपको दूसरी संख्या एलसीएम एचसीएफ ये तीनों देकर आपसे पहली संख्या पूछ सकता है। ओके बहादुरों, यानी कि इन चारों में से कोई तीन आपको देगा, चौथा आपसे पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है पहली संख्या, कितना दिया पहली संख्या आपका, तो ये दिया आपका 306 गुना दूसरी संख्या कितना दिया आपका है, ये दिया आपका 657 इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो एलसीएम जो का त्यों छोड़ देंगे। एचसीएफ देखो दिया आपका है 9, यहाँ पर रख लेंगे हम लोग 9। अब देखिए हम लोग को एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, जिसको निकालना होता है उसे अकेले करते हैं। तो यहाँ पर गुना में 9 है ना, तो ये चला आएगा इसके भाग में। चलिए लिख लीजिए यहाँ पर 306 गुना कितना आपका 657। अभी 9 कहाँ चला आएगा, आपका भाग में चला आएगा, तो 9 आ गया डिवाइड में। ठीक है, इधर कितना बचा आपका, तो ये बचा आपका एलसीएम। जिसको निकालना होता है उसे प्रयास करेगा कि अकेले छोड़ें। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ 9 से भाग दे दीजिए। देखिए 9 से ये कट जाएगा 306। देखिए तो 9 एकम 9, 9 से काटिए 9 3 27, यहाँ पर बचेगा आपका हासिल 3, तो हो जाएगा 36। तो 9 चौक को 36 कट गया आपका। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसका जो आंसर आएगा, यानी कि 34 का गुणा किस में करेंगे, 657 में करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 22,338। कितना आ जाएगा बच्चों, तो 34 का गुणा करेंगे 657 में, तो 22,338 आपका आ जाएगा। ठीक है, और यही क्या होगा हम लोग का आंसर होगा। ओके बच्चों, हमने क्या किया यहाँ पर एलसीएम निकाल दिया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ओके, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो कर लेंगे आप लोग। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आइए बहादुर देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। देखिए प्रश्न में कह रहा है आपका, सिद्ध कीजिए कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, यानी जब भी प्रश्न आपसे ऐसा पूछे तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पूछा है अपरिमेय संख्या ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे, इसका विपरीत मानेंगे। हम लोग मान लेंगे कि माना 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इसका उल्टा मान कर क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हल करते हैं। देखिए तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। और ये देखिए अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए बोला है ना, तो इसका उल्टा मानेंगे। तो क्या मानेंगे, देखिए माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लिया हम लोग, अपरिमेय पूछा था, इसका उल्टा क्या माने, माना 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो बताइए क्या होगा, जब 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसे p/q के रूप में लिखते हैं। तो यानी कि p/q के बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, देखिए तो p/q बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/2 हो जाएगा आपका। ठीक है बहादुरों, ठीक है। अब देखिए हम कह सकते हैं कि जहाँ ये p और q क्या है, जहाँ p और q एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है आपका, एक पूर्णांक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नीचे जो q दिया है ना, वो क्या है आपका q≠0, यानी कि q जो है ना वो 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, परिमेय संख्या वही होती है ना जो क्या हो, जिसका हर 0 ना हो, यानी p/q में लिख सकते हैं ना, वो परिमेय संख्या है। ठीक है, नीचे बस 0 नहीं आना चाहिए, उसी लिए दिया कंडीशन की q≠0, q कभी भी 0 आपका नहीं होता है। ठीक है बहादुरों, ठीक है। अब देखिए प्रयास करिए आप कि इस कड़ी में 2 को अकेले करिए। क्या करिए कि इस कड़ी में 2 को अकेले करने का प्रयास करिए। चलिए देखिए इसका करेंगे हम लोग त्रिज्या गुना, तो कड़ी में 2 का गुणा करेंगे p में,
तो p गुना कितना आपका आ जाएगा, कड़ी में 2 कर दिए, ठीक है। q से गुना करिए 1 में तो कितना होगा, q गुना 1 हो गया हम लोग का, ठीक है। इस कड़ी में 2 को ना यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग कड़ी में वैल्यू को हमेशा अकेले करते हैं, इसको अकेले छोड़ दीजिए। तो हम लोग कड़ी में 2 को अकेले छोड़ देंगे, q से गुना करेंगे 1 में तो q गुना 1 में करेंगे तो q मिलेगा आपको, है जो p है ना गुना में है तो ये चला जाएगा इसके भाग में, q गुना 1 किए तो यहाँ पर q आ गया है, कड़ी में 2 था इसके साथ में गुना में p था, p कहाँ चला जाएगा आपका, भाग में चला जाएगा। जो संख्या गुना में होती है ना वो भाग में चली जाती है, तो चली आई भाग में, ठीक है। आइए तो हम लिख सकते हैं ऐसे करके हम लोग यहाँ देखिए, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो कड़ी वाली वैल्यू होती है, जैसे कड़ी में 2 हो गया आपका, देखिए कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, ये 7 हो गया आपका, कड़ी में 11, ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। हम लोग को पता है कि जो कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11, जिनका पूर्णतः हम लोग वर्गमूल ना निकाल पाए, दशमलव में इसका वर्गमूल आएगा। तो यानी कि ये संख्याएं सभी कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अंश और हर के रूप में हम लोग जो लिखे हैं ना, ये संख्या कैसी है, तो परिमेय है, ठीक है। तो आप बताइए मुझे यहाँ पर बहादुरों, क्या ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर हो सकती है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ठीक है। इसी कंडीशन को नीचे लिखना पड़ेगा आपको। लिखिए यहाँ कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा q बटा के जो p है ना वो क्या है आपका, एक परिमेय संख्या है, ठीक है बहादुर। देखिए कड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, q बटा p क्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि कड़ी में 2 इक्वल टू q बाई p, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है बहादुर, ये आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारी जो अवधारणा थी ना, हम जो माने थे ना, वो क्या हो गई, गलत सिद्ध हो गई। अतः 1 बटा कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। यानी कि हम लोग जो माने थे ना वो हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 बटा कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही होगी, ठीक है। तो इस प्रश्न को सिर्फ इतना ही लिख देंगे आप लोग, तो आपको 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। और ये प्रश्न ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, बहुत ही आसान था। बस ये अपरिमेय संख्या को अलग कर दीजिए, परिमेय संख्या को अलग कर दीजिए, दोनों को इक्वल टू है, दोनों को नॉट इक्वल टू दिखा दीजिए और लिख दीजिए कि हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई, इसीलिए क्या है, 1 बटा कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। तो मेरे बहादुरों जो अगला प्रश्न है ना वो कह रहा है यहाँ पर आपका कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 17/8 शांत दशमलव प्रसार है। ओके, यानी कि आपको बिना लंबी विभाजन क्रिया यानी कि बहुत ज़्यादा भाग देकर नहीं दिखाना आपको है कि यह क्या है, आपका संख्या जो है कैसी है, शांत है। यानी कि लंबी विभाजन मतलब कि 17 में क्या करना है आपको, 8 से 17 में भाग देकर, ऐसा नहीं चेक करना है कि ये शांत है क्या शांत है, ये हो गई आपकी लंबी विभाजन प्रक्रिया। तो इस तरह से आपको नहीं दिखाना है भाग देकर कि ये शांत है कि अशांत है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको दूसरी विधि से लगाना है इसको। यहाँ प्रश्न बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यूज किए आपको बताना है कि ये जो 17/8 है क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। आपको दिखाना है, यहाँ पर प्रूफ करना है आपको, ठीक है। आए तो रफ कार देख लेते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या का हर, ओके, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 15 यहाँ पर 10 दिया है। यदि किसी संख्या का हर नीचे हर, यानी कि इसको नीचे वाला आपका हर होता है, ऊपर वाला क्या होता है आपका अंश होता है, ठीक है, ठीक है बहादुर। तो प्रश्न कह रहा है आपका, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, यदि किसी संख्या का हर यानी कि जो हर है उस हर का गुणनखंड
यानी कि हर का गुणनखंड 2 के पावर n का या तो 5 के पावर m का या तो आपका इन दोनों यानी कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप का है तो वह संख्या शांत होगी। कहने का मतलब ये कह रहा है ना कि अगर हर का गुणनखंड आप कर रहे हैं, हर का अभाज्य गुणन आप कर रहे हैं, अगर इसके हर में क्या मिल जाए आपको 2 के पावर 2 मिल जाए या 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7 यानी कि 2 के रूप में आपका आए तो संख्या कैसी होगी? शांत होगी। या तो इसे हर का गुणनखंड करने पर आपका 5 की पावर 2 आ जाए, 5 की पावर 7 आ जाए, 5 की पावर 1 आ जाए यानी कि 5 की पावर के रूप में आए तो भी संख्या कैसी होगी? शांत होगी। या तो 2 के पावर आपका 2 आ जाए, 5 की पावर 2 आ जाए यानी कि दोनों साथ में ही आ जाए तो भी संख्या कैसी होगी? शांत होगी। ठीक है, ये कंडीशन सिर्फ शांत होने की है। अगर इनके अलावा कोई संख्या कुछ और आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे? वो संख्या कैसी है? अशांत है। ठीक है बहादुरों, ठीक है, चलिए इसको हम लगाते हैं सवाल को। अब देखिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। ओके बहादुरों, यहाँ पर हल लिखेंगे और यहाँ पर किस विधि से करेंगे लिखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया 17/8 ये संख्या दिया आपका है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए देखिए 17/8 देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो कितना आपका आएगा? 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए तो 2 के देखो 2 कितना बार? 3 बार है तो हम लोग 2 को लिख सकते हैं 3 बार। ओके, यानी देखिए 2 का जो पावर कितना आ गया आपका? 3 आ गया, यानी कि देखिए इस रूप का आ गया आपका। तो हम कह सकते हैं कि संख्या कैसी है? शांत होगी। कितना आसान आपका है। ठीक है, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, अर्थात यह 2 के पावर n के रूप का है, यानी कि ये 2 के पावर n के रूप का है। अतः यह कैसा होगा? जब 2 के पावर n के रूप का आ गया ना तो हम क्या कहेंगे? यह शांत दशमलव प्रसार होगा। अतः यह शांत दशमलव प्रसार होगा। सही पाए आप लोग? यानी कि जब भी कोई संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं आप लोग, अगर उसमें क्या आ जाए? 2 के पावर n आ जाए, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6 कुछ भी आ जाए, 2 के रूप में आए या तो 5 के रूप में आए या तो 2 और 5 दोनों साथ में आ जाए तो आप कहेंगे शांत होगा। लेकिन अगर उनके अलावा कुछ और आ जा रहा है तो आप क्या कहेंगे? अशांत होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 के पावर n के रूप का आ गया है तो हम कह सकते हैं कि शांत है। ठीक है बहादुरों, तो ये प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। तो मेरे प्यारे बहादुर, ये जो लास्ट क्वेश्चन आपका आना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि प्रश्न कह रहा है आपको बताना इसमें कि क्या ऐसी कोई संख्या है क्या जो 6 के पावर n यानी कि n का कोई ऐसा मान है क्या जो इस पर रखने पर और क्या हो, इस संख्या 0 पर समाप्त हो जाए। ओके, यानी कि ये कह रहा है आपका, देखिए प्रश्न में कि 6 के पावर n यहाँ पर दिया आपका और प्रश्न में खुद गिवन है, कह रहा है कि n क्या एक प्राकृतिक संख्या है। यानी कि n आपका क्या है, रख सकते हैं हम लोग 1 2 3 ऐसे करके रख सकते हैं संख्या है। तो पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसी संख्या है क्या n का मान, n का कोई ऐसा मान है क्या जिसको यहाँ पर रखने पर ये संख्या क्या हो, 0 पर समाप्त हो। तो आइए देख लेते थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों। देखिए तो 6 के पावर हम लोग यहाँ पर n का मान क्या रखेंगे, पहले 1 रखेंगे। यहाँ पे 1 रखिए तो देखिए तो 6 कम कितना आपका 6 आया। क्या ये संख्या 0 पर समाप्त हुई? नहीं हुई। अब चलिए n का मान कितना रखेंगे हम लोग, अब 2 रखेंगे। चलिए 2 रख दीजिए। देखिए n की जगह हम लोग 2 रख रहे हैं तो 2 का देखिए 6 का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है आपका 36। कितना होता है आपका 36। क्या कोई ऐसी संख्या है क्या, देखो इसका इकाई का जो अंक है क्या 0 पर समाप्त हुआ है? नहीं हुआ। इसी तरह से मेरे बहादुरों अगर आप 3 यहाँ पर रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, यानी कि n का आप कोई भी मान रख लेंगे ना तो यहाँ पर जो संख्या आ रही ना इसके अंत में कभी भी 0 नहीं आएगा। आप चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, ओके ठीक है। लेकिन एक कंडीशन, इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, आइए तो हम लोग एक रफ वर्क थोड़ा देखेंगे, इस प्रश्न को थोड़ा अलग ढंग से हल करेंगे, कुछ अलग ढंग से। देखिए यहाँ पर
हम लोग जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, ओके, तो क्या होता है, उसके अभाज्य गुणनखंड में कितना आता है, 5 आता है। और वह संख्या क्या होती है, 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। आए थोड़ा देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या आपका 10 दिया हुआ है, तो 10 के अंत में क्या आपका 0 है। तो जब कोई संख्या के अंत में 0 होती है ना, वो संख्या क्या होती है, वो संख्या 5 से क्या होती है, पूरी पूरी क्या हो जाती है, कट जाती है। देखिए क्या होगी, 5 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, 2 बार में कट जाएगी। ठीक है। और देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 10 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 गुना 5। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में कितना आया आपका, 5 आया। यानी कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है ना, कोई संख्या 0 समाप्त हो रही है, तो क्या होगा, वो 5 से पूरी पूरी कट जाएगी और इसके अभाज्य गुणनखंड में कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है। आइए थोड़ा सा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर दिया आपका है 20 को चलो भाग देते हैं 5 से। देखिए तो जब 20 को 5 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, 5 चौक को कितना आपका कट जाएगा, 20, यानी 5 से 4 बार में 20 कट गया, यानी कि ये संख्या पूरी पूरी 5 से कट गई है। और देखिए 20 का हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। चलिए देखिए, तो 2 गुना कितना आपका 5। देखिए इस 20 के ना अभाज्य गुणनखंड में कितना आया आपका, 5 आया है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर सीख चुके हैं कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कितना आ रहा है आपका, 5 आ रहा है। और वह संख्या क्या हो रही है, पूरी पूरी 5 से कट जा रही है। ठीक है। तो इन्हीं कंसेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए बहादुर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान से पर दिखिएगा। देखिए लिखना पड़ेगा यहाँ पर आपको, अगर किसी संख्या के अंत में 0 है, कि संख्या के अंत में कितना है बहादुर, 0 है, तो वह संख्या 5 से, किससे, 5 से पूरी पूरी क्या होगी बताइए, पूरी पूरी विभाजित होगी। क्या होगी, पूरी पूरी विभाजित होगी। यानी किसी संख्या के अंत में 0 है तो वह संख्या क्या होगी, 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात उसके अभाज्य गुणनखंड में, अर्थात उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा बहादुरों, 5 आएगा। ठीक है। अभी जस्ट सीखे ना कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो वो संख्या क्या है, 5 से पूरी पूरी कट जा रही है, यानी कट जाएगी, और उसके अभाज्य गुणनखंड में कितना आएगा आपका, 5 आएगा। ठीक है। तो आइए थोड़ा देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए 6 के पावर यहाँ पर जो n है ना, चलिए इसको चेक करते हैं कि क्या इस 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आपका आया है कि नहीं आया है। चलो चेक करते हैं। देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करिए, कितना हो जाएगा, 2 गुना 3। इसके पावर कितना रख लेंगे हम लोग, n रख लेंगे। कितना रखेंगे बहादुर, n रख लेंगे। ठीक है। आगे देखिए, अब ये 2 के पावर ना n आएगा और 3 के पावर भी n आएगा आपका। 2 के पावर n गुना 3 के पावर भी कितना आपका आएगा, n आएगा। आप मुझे बताइए कि जब 6 का आप लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो बताइए क्या यहाँ पर 5 आया आपका, नहीं आया है। जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है ना, तो ये संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। ओके बहादुर, नहीं होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर आपको कि यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया, 5 नहीं आया है, 5 नहीं आया है। अर्थात ऐसी कोई संख्या नहीं है, अर्थात ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए, अर्थात ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक क्या हो, 0 पर समाप्त हो। ठीक है।
यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है। अर्थात इसका मतलब है ना कि ऐसी कोई संख्या नहीं है, यानी कि ऐसी कोई संख्या नहीं है इसके लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। यानी कि 6 के पावर n, यानी कि n का मान आप कुछ भी रखते जाएंगे, इसके अंत में कभी भी 0 आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नों को आप क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिख देंगे, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ओके बहादुरों, तो यहाँ तक आपका वीडियो समाप्त हुई। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिएगा, और इन प्रश्नों का आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।